नमस्कार, मैं हूं जास्मीन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कतर पर इजरायली हमले की, जिसके बाद अरब और मुस्लिम दुनिया में भारी गम और गुस्सा है। कतर ने इस हमले को अपनी खुद मुख्तारी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी बताया है। कतर के प्रधानमंत्री ने इसे रियासती दहशतगर्दी बताया है और कहा है कि देश को जवाब देने का पूरा हक है। कतर की हुकूमत ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और ऐलान किया है कि कानूनी टीम बनाई जा रही है जो हर मंच पर इसका जवाब देगी। कई मुस्लिम ममालिक जैसे सऊदी अरब और यूएई ने इसे वहशियाना इजरायली ज़ाहिरियत की पुरजोर मजम्मत की है और ख़बरदार किया कि ऐसे जुराइम पूरे इलाके को बड़ी तबाही की तरफ ले जा सकते हैं। हमले के वक्त दोहा में हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हैया और उनके साथियों को निशाना बनाया गया था। हालांकि बेशतर रहनुमा महफूज रहे, पर 6 लोगों जिसमें खलील अल हैया का बेटा और उसके असिस्टेंट शहीद हो गए। अब आगे ये आसार हैं कि कतर इजराइल के खिलाफ मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट या यूनाइटेड नेशंस जैसी महफिलों में उठाएगा। ऐलान किया गया है कि तफ्तीश शुरू हो गई है और दोहा में सिक्योरिटी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के मजरमाना अमल से मिडिल ईस्ट में सियासी और अफगान तनाव है और इजराइल के लिए क्षेत्रीय तन्हाई का खतरा बढ़ गया है। अरब लीग, ईरान और पाकिस्तान ने भी इजराइल पर शदीद तनकीद की है। मौजूदा हालात में कतर का रवैया सख्त है और इम्कान है कि आने वाले हफ्तों में अवामी दबाव, कानूनी कार्रवाई और सब रीजनल ताकतों का ताल्लुक और गहरा होगा। ये वाक़या मिडिल ईस्ट में नए फितना का आगाज़ है और इलाकाई अमन को गहरा ख़तरा पेश करता है। अब आगे क्या हो सकता है, ये सवाल अब कतर, इजराइल, तमाम अरब मुल्कों और आलमी बिरादरी के एजेंडे में अहमियत हासिल कर गया है। तज्जिया निगारों का मानना है कि कतर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या यूनाइटेड नेशंस जैसी आलमी इदारों के सामने इजराइल के खिलाफ मुकदमा पेश कर सकता है। सारे इलाके में सियासी और फौजी हिदायत और सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक कतर की हिमायत में सामने आ सकते हैं, जिससे सामूहिक दबाव और बढ़ेगा। गाजा में जंगबंदी मुज़ाकरात, जिसमें कतर का अहम रोल रहा, अब ठप या और पेचीदा हो सकते हैं। इजराइल के जवाबी हमलों या तस्करी कार्रवाइयों के नतीजे में पूरे इलाके में बेतरतीब हिंसा और इंतशार का खतरा बढ़ सकता है। इन हालात में सीधा असर इलाके की सियासी और आलमी डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी मामलात में नजर आएगी। ख़ास तौर पर ईरान, कतर, इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात में नई पेचीदगी और अदम इस्तेहकाम आ सकती है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट का बहरान और संगीन होने की आशंका है। मध्य पूर्व में जो वर्तमान भू राजनीतिक असंतुलन है, उसकी एक बड़ी वजह वहाँ के क्षेत्रीय देशों के बीच आपसी अविश्वास और रणनीतिक एकता की कमी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei बार बार अरब देशों से ये अपील करते आ रहे हैं कि वो अपने मतभेदों को भुलाकर एक साझा मंच पर आगे आएं। विशेषकर वो अब्राहम समझौते जैसे विवादास्पद मुद्दों पर एकजुटता चाहते हैं, जिसमें कई अरब देशों ने इजरायल को मान्यता दी है। ईरान इन समझौतों को फिलिस्तीनी संघर्ष के साथ विश्वासघात समझते हैं और इसे क्षेत्रीय अस्थिरता का एक बड़ा कारण मानते हैं। हालांकि अब तक खamenei कि ये अपील कई कारणों से बेअसर रही है। अरब देशों की प्राथमिकताएं और रणनीतिक हित अलग अलग हैं। कुछ देश अमेरिका और इजराइल के करीब हैं, जबकि कुछ जैसे सीरिया, कतर, ईरान के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए खाड़ी के अरब देशों के बीच कोई बड़ा या ठोस क्षेत्रीय गठबंधन स्थापित करना मुश्किल हो गया है। इस विफलता का नतीजा ये हुआ है कि अब अरब देशों पर बाहरी ताकतों से सुरक्षा और सैन्य दबाव बढ़ गया है। यमन, सीरिया, इराक और गाजा पट्टी में जारी संघर्ष न केवल स्थानीय बल्कि व्यापक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की विफलता के संकेत हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह, हूथी विद्रोही और अन्य शिया मिलिशिया इन संघर्षों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जबकि सऊदी अरब और उसके सहयोगी देश इनके मुकाबले में हैं। मध्य पूर्व की यह समस्या न केवल इस क्षेत्र को युद्ध के करीब ले जा रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका, रूस, चीन जैसी वैश्विक शक्तियां अपने हितों के लिए इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिससे हालात और विषम होते जा रहे हैं।
इस अस्थिरता के कारण क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो ऊर्जा आपूर्ति हो, वैश्विक राजनीति हो या धार्मिक सांस्कृतिक संतुलन हो। यदि अरब देश सामूहिक रणनीति के तहत मजबूत एकता नहीं बनाते तो फिलिस्तीन और ईरान के मुद्दे के अलावा पूर्वी यदि अरब देश सामूहिक रणनीति के तहत मजबूत एकता नहीं बनाते तो फिलिस्तीन और ईरान के मुद्दे के अलावा पूरी मध्य पूर्वी व्यवस्था में दीर्घकालिक अस्थिरता बनी रहेगी। इसीलिए क्षेत्रीय देशों को अपने मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होकर स्थिरता और शांति के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि मध्य पूर्व में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हो सके। هذا وتدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة. إن دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها. سلموا عليه وقولوا له الدكتور خليل. انا بالجنون تعاون الاعلام بعمل صامت. يلا شوفوا يلا في غير الساعه الواحد 1000 مرات يقول والله محمود صابر في السنه. طارق لنا قضيه نريد ان نحقق اهداف شعبنا منها. نحن نقول بكل وضوح نحن نريد ان يقف هذا العدوان، والا اذا لم يقف العدوان لماذا المقاومه وحماس تعيد الاسرى؟ لماذا نعيد الأسرى الإسرائيليين اللي بين إيدينا إذا بقيت الحرب متواصلة؟ لماذا؟ من هو هذا العاقل أو غير العاقل الذي بين يديه ورقة قوية يرميها حتى تبقى الحرب؟ الحمد لله جينا اليوم في ذكرى الانتصار ونحن وإياكم منتصرين. We are just learning about the Israeli attacks in Qatar, a country that has been playing a very positive role to achieve a ceasefire and release of all hostages. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. All parties must work towards achieving a permanent ceasefire, not destroying it. The evidence is clear. Excessive military spending does not guarantee